लतिका ने फुसफुसाते हुए ट्रे को थोड़ा नीचे किया। सीधे लेटी हुई शाही उपपत्नी ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। नव्या ने सफ़ेद कपड़े का एक कोना उठाया और शाही उपपत्नी ने केवल एक नज़र देखते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मेरा बच्चा। शाही उपपत्नी का गला रुंध गया और बोलते समय उनकी आवाज़ कांप उठी। उनका दुख तुरंत स्पष्ट रूप से झलक उठा। नव्या ने सफ़ेद कपड़ा नीचे रख दिया और लतिका से ट्रे वापस ले जाने को कहा। दुखी शाही उपपत्नी को देखकर उनके पास कहने के लिए हजारों बातें थीं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाईं। नव्या ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, महामहिम कृपया अपना ख्याल रखें। राजकुमारी युनलन ने बेचैनी से कहा, महामहिम आपकी अभी अभी सर्जरी हुई है और आपको आराम की ज़रूरत है। कृपया रोएं मत। और यहाँ तक कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर शाही उपपत्नी के आंसू पोंछे। मैं ठीक हूँ। शाही उपपत्नी ने अपने आंसू रोके, अपने दुख को शांत करने की कोशिश की। वह जानती थी कि अब दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें ठीक होने की ज़रूरत थी ताकि वह अपने लिए और अपने मृत बच्चे के लिए न्याय मांग सकें। राजकुमारी युनलन ने नव्या से कहा, नव्या, अगर महामहिम को और कुछ नहीं चाहिए तो तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। अगर कुछ भी हुआ तो मैं किसी को तुम्हें ढूंढने के लिए भेज दूंगी। नव्या ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। महामहिम। नव्या अब विदा लेती है। शाही उपपत्नी को इस समय आराम और रिकवरी की ज़रूरत है, लेकिन राजकुमारी युनलन के उनकी देखभाल करने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आड़ू फूल मठ छोड़ने के बाद नव्या नील गगन औषधालय गई और शाही उपपत्नी के लिए कुछ नई दवाइयाँ तैयार कीं। नील गगन औषधालय में अभी नवीनीकरण का काम चल रहा था और यह जनता के लिए खुला नहीं था। जहां तक नई दुकान की जगह का सवाल था, उसे चुन लिया गया था और वहां निर्माण कार्य चल रहा था। नव्या को दवा तैयार करने में व्यस्त देखकर प्रबंधक ने कई बार झिझकते हुए खुद को बोलने से रोक लिया। ललिता अपनी तेज आंखों से प्रबंधक के इस असामान्य व्यवहार को भांप गई और पूछ बैठी, प्रबंधक जी, आप इस तरह बार बार क्यों आ जा रहे हैं? क्या आप हमारी छोटी मालकिन को कुछ बताना चाहते हैं? ललिता के सीधे पूछने पर प्रबंधक थोड़ा असहज हो गया। वह क्षमाप्रार्थी भाव से आगे आया और नव्या से बोला, कुमारी, बात यह है, आज कोई दवा खरीदने आया था ये कहते हुए कि यह जीवन और मृत्यु का मामला है, लेकिन हमारे पास वास्तव में अब कोई दवा नहीं बची है। फिर भी मुझे लगता है कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए। नव्या ने पूछते हुए थोड़ा विराम लिया, आप कौन सी दवा खरीदना चाहते हैं? प्रबंधक ने कहा, एक तीसरे दर्जे की हृदय शांत करने वाली गोली। तीसरे दर्जे की गोलियां पहले से ही दुर्लभ हैं और वे बहुत पहले ही बिक चुकी हैं। नव्या ने पूछा, तीसरे दर्जे की हृदय शांत करने वाली गोली एक हृदय सुरक्षा गोली है जो आम लोगों के लिए बेकार है। दूसरा पक्ष कौन है? क्या हुआ है? प्रबंधक ने कहा, वे शंगुआन परिवार से हैं। ऐसा लगता है कि यह शंगुआन परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। ओह नहीं, मुझे ये कहना चाहिए कि श्रीमती श्याओ बच्चे को जन्म देने वाली हैं। बच्चा उल्टी स्थिति में है और उन्हें कठिन प्रसव का सामना करना पड़ सकता है। मैंने सुना है कि वह पूरी रात से संघर्ष कर रही हैं। वे शायद श्रीमती श्याओ के दिल की रक्षा के लिए हृदय शांत करने वाली गोली चाहते हैं, है ना? शंगुआन परिवार की बेटी, श्रीमती श्याओ। नव्या ने एक पल के लिए सोचा और धुंधली सी याद ताज़ा की। शंगुआन परिवार की सबसे बड़ी बेटी का नाम शंगुआन यी है। उनका विवाह श्याओ हवेली के छठे बेटे श्याओ फान से हुआ है। उनकी शादी को अभी मुश्किल से 1 साल हुआ है। शंगुआन यी की बात करें तो वह स्वर्गनगर की सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक हैं। वह अच्छी प्रतिभा वाली एक सुंदर महिला भी हैं। श्याओ फान उनसे विवाह करके बहुत भाग्यशाली रहा है। प्रबंधक ने लाचारी से आह भरते हुए कहा, हाँ छोटी मालकिन, श्रीमती श्याओ कभी हमारे औषधालय की नियमित ग्राहक हुआ करती थीं। इस बार शायद उनकी किस्मत में बचना नहीं लिखा है। मौत से नहीं बच सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? नव्या उलझन में थी। हालांकि यह एक कठिन प्रसव था, फिर भी शंगुआन यी आखिरकार साधना करने वाली एक महिला थीं। उन्हें अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए थी। प्रबंधक ने आह भरते हुए कहा, कठिन प्रसव तो एक बात है, लेकिन ये तथ्य कि उनके पति का परिवार उनकी जिंदगी या मौत की परवाह नहीं करता, पूरी तरह से एक अलग मामला है। शंगुआन परिवार के लोग इस हृदय शांत करने वाली गोली को खरीदने आए थे, जिससे ये पता चलता है कि श्याओ परिवार श्रीमती श्याओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। अगर वास्तव में ऐसी स्थिति आती है जहां उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, तो श्याओ परिवार निश्चित रूप से श्रीमती श्याओ को त्याग देगा। नव्या ने अनजाने में अपनी त्योरियां चढ़ा लीं। श्याओ परिवार, शंगुआन परिवार, ये श्याओ परिवार वही है जो शाही उपपत्नी का मायका है। क्या कोई घर पर है? तभी औषधालय के दरवाजे पर फिर से किसी ने दस्तक दी। प्रबंधक उलझन में पड़ा और दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खुलते ही बाहर खड़ा व्यक्ति अंदर आया और प्रबंधक से बोला, प्रबंधक जी, आप जो तीसरे दर्जे की हृदय शांत करने वाली गोली बेचते हैं, वह आपको कहाँ से मिली? इसे किसने तैयार किया है? मुझे बताओ और मैं तुम्हें जितनी चाहो उतनी चांदी दूंगा, बस मुझे सच सच बता दो।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। प्रबंधक अकबका कर देखता रह गया। युवा मास्टर शंगुआन, आप। प्रबंधक जी, शादी से पहले ही अक्सर आपके औषधालय में आती थी, आप भूले तो नहीं हैं? अब जबकि उसकी जान खतरे में है, कृपया हम पर एक भलाई करें और शंगुआन परिवार की मदद करें, ठीक है? आने वाला व्यक्ति शंगुआन यान था और उसने बहुत ही बेचैन चेहरे के साथ प्रबंधक से अनुरोध किया। उसे वास्तव में कोई बेहतर रास्ता नहीं मिल रहा था। ये गोलियां अत्यधिक दुर्लभ थीं। भले ही उसके पास दुर्लभ गोलियां होती, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिसे प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिला ले सके। शंगुआन ये उसकी छोटी बहन है। जब उसने ये खबर सुनी तो वह अत्यधिक बेचैन हो गया। भले ही उसने अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी उस महिला की मदद नहीं कर सका जो एक कठिन प्रसव से गुजर रही थी। हर कोई उसे यही सलाह दे रहा था कि सबसे अच्छी दाह को ढूंढो। स्वर्ग नगर की सभी 300 दाइयां आदेश का इंतजार करने के लिए श्याओ परिवार के पास गईं, लेकिन इससे क्या फायदा हुआ? प्रबंधक ने लाचारी से कहा, युवा मास्टर शंगुआन, बात यह नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह की केवल 3 ही हृदय शांत करने वाली गोलियां बेची गई थीं और वे सब खत्म हो चुकी हैं। शंगुआन यान ने बेचैनी से पूछा, आपको इन सामानों की आपूर्ति कौन करता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? नव्या, जो एक तरफ खड़ी थी, से अब और नहीं रहा गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी बहन को बचा सकती हूँ, अगर वह अभी भी जिंदा है। शंगुआन यान चौंक गया और उसे तब एहसास हुआ कि कमरे में और भी लोग हैं। नव्या, नौवीं मालकिन। शंगुआन यान को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने भ्रमित भाव से नव्या की ओर देखा। नव्या आगे बढ़ी और बोली, मैंने ही वे सारी हृदय शांत करने वाली गोलियां दी थीं और इस वक्त सचमुच मेरे पास एक भी गोली नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मुझे श्याओ परिवार के पास ले चलो और मैं तुम्हारी बहन की जान बचा सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शंगुआन यान नव्या को देखता रह गया, उसे उत्तर देना ही भूल गया। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम ये सोचते रहो कि उसे बचाना है या नहीं। नव्या ने ठंडे स्वर में पूछा। बचाए? बेशक हम बचाएंगे। शंगुआन यान कांप उठा और उसने तुरंत सिर हिलाया। इस बिंदु पर वह और कुछ नहीं सोच सकता था। नव्या ने कहा कि वह बचा सकती है, इसलिए उसे हर हाल में इस आखिरी उम्मीद को पकड़ना ही होगा। चलो फिर। नव्या पूरी तरह से सहज और निश्चिंत थी, उस पर कोई दबाव नहीं था। शंगुआन यान के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह नव्या को लेकर सीधे श्याओ हवेली की ओर दौड़ा और उस आंगन में जा पहुंचा जहां शंगुआन ली रहती थी। बड़े भैया, शाओ फान और अन्य लोग आंगन में ही थे। जब उन्होंने शंगुआन यान को आते देखा तो वे जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। आंगन में दायों की एक बड़ी भीड़ खड़ी थी, जिनमें से हर एक डर के मारे कांप रही थी। शंगुआन यान ने बेचैनी से पूछा, कैसी है? मुझे नहीं पता, मेरी माँ और दाई अंदर हैं, लेकिन काफी देर से अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। शाओ फान भी बेचैन था, उसके हाथ जुड़े हुए थे, लेकिन वह प्रसव कक्ष के अंदर नहीं जा सकता था। शंगुआन यान ने बाकी सब कुछ दरकिनार कर दिया और शाओ फान से कहा, अब और देर मत करो, नव्या जी को अंदर जाने दो। नव्या जी के पास उसे बचाने का तरीका है। नव्या जी, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। शाओ फान ने नव्या की ओर एक नज़र डाली और बार बार सिर हिलाते हुए कहा, कष्ट के लिए क्षमा करें नव्या जी। ठीक है, मैं अकेले ही अंदर जाऊंगी, तुम लोग बाहर इंतजार करो। नव्या ने सिर हिलाया, फिर लतिका और ललिता को इशारा किया और तीनों एक साथ प्रसव कक्ष की ओर चल पड़ीं। जब लतिका प्रसव कक्ष के पास पहुंची तो उसने आगे बढ़कर दरवाजा धक्का दिया, लेकिन पाया कि वह अंदर से बंद था। लात मारकर खोलो। नव्या ने अपनी त्योरियां गहरी कर लीं। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं, जिससे संकेत मिल रहा था कि स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लतिका ने सिर हिलाया और फिर एक जोरदार लात मारकर दरवाजा खोल दिया। धमाके के साथ दरवाजा खुल गया और नव्या, लतिका तथा ललिता अंदर घुस गईं, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। नव्या ने बिस्तर के पास खड़े लोगों को देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कमरे के अंदर लगभग 10 लोग मौजूद थे। शाओ फान की माँ श्रीमती लेई बिस्तर से दूर एक कोने में बैठी थीं, अपने मुंह पर रुमाल रखे हुए थीं और उनके चेहरे पर घृणा का भाव था। उनके पास 2 परिचारिकाएं खड़ी थीं। वहां 6 दाइयां थीं, उनमें से 3 एक तरफ इंतजार कर रही थीं, जबकि बाकी 3 बिस्तर के चारों ओर जमा होकर कुछ कर रही थीं। शंगुआन जी बिस्तर पर लेटी हुई थीं, लेकिन वह बेहोश हो चुकी थीं। बिस्तर के नीचे एक कोने में 2 परिचारिकाओं को 2 बुजुर्ग महिलाओं ने जमीन पर दबा रखा था, जिससे वे हिलडुल नहीं पा रही थीं। नव्या और अन्य लोगों के कमरे में प्रवेश करने के बाद लेई की परिचारिका ने उनकी ओर उंगली उठाई और कड़क कर पूछा, तुम कौन हो? नव्या और अन्य लोगों के इस तरह अचानक आने से वहां का माहौल बिगड़ गया। बिस्तर के आसपास मौजूद तीनों दाइयों ने उधर देखा और नव्या ने देखा कि उनके हाथों में कैंची और खून से सनी पट्टियां गौज थीं। बचाए, हमारी मालकिन को बचाए।
जिन परिचारिकाओं को दबाकर रखा गया था उन्होंने नव्या को देखा और यह परवाह किए बिना कि नव्या कौन है, दया की भीख मांगने लगीं। चुप रहो, श्रीमती लेई खड़ी हो गईं और डांटते हुए बोलीं, ये निकम्मी औरत हमारे शव परिवार के वंश को जन्म देने में असमर्थ है। चूंकि वह वैसे भी मरने वाली है तो क्यों न हम उसका पेट चीरकर बच्चा बाहर निकाल लें, शायद बच्चा अभी भी बच जाए। लतिका और ललिता के चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा लग रहा था कि श्रीमती लेई का इरादा दायों से शंगुआन जी का पेट चिरवाकर बच्चा निकलवाने का था। नव्या की आंखें गहरी हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं यहाँ बच्चा पैदा कराने आई हूँ, इसलिए रास्ते से हट जाओ। एक छोटी सी लड़की, श्रीमती लेई उपहास करते हुए बोली, तुम लोग इसकी परवाह मत करो और अपना काम शुरू करो। श्रीमती लेई बहुत अहंकारी और दबंग थीं, उन्होंने नव्या को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और तुरंत दायों को कार्रवाई करने का आदेश दिया। इन सब को पकड़ो। नव्या का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने तुरंत लतिका और ललिता को कार्रवाई करने का आदेश दिया। जी। लतिका और ललिता ने सिर हिलाया और तुरंत आगे बढ़ीं। बिना एक भी शब्द कहे उन्होंने तीनों दायों को पकड़ा और उन्हें एक तरफ खींच लिया। दाइयाँ ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाईं और लतिका तथा ललिता ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। इसके तुरंत बाद उस बुजुर्ग महिला को भी, जो दोनों परिचारिकाओं को दबाए हुए थी, लतिका और ललिता ने एक तरफ फेंक दिया। श्रीमती लेई तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गईं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम। श्रीमती लेई ने नव्या की ओर उंगली उठाई और गालियां देने लगीं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, नव्या ने मेज से एक पट्टी गौज उठाए, उसे गेंद की तरह मरोड़ा और सीधे श्रीमती लेई की तरफ फेंक दिया, जिसे सीधे उनके मुंह में ठूंस दिया गया। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इन पर नजर रखो, इन्हें मुझे परेशान मत करने देना, नव्या ने निर्देश दिया। लतिका और ललिता ने सिर हिलाया, श्रीमती लेई के पास गईं और नव्या के निर्देशानुसार उन पर नजर रखने लगीं। नव्या शंगुआनजी के पास गई, उसने आगे बढ़कर शंगुआनजी की नाड़ी की जांच की और अनजाने में ही उसकी त्योरियां चढ़ गईं। उसने एक गोली निकाली और शंगुआनजी को खिला दी। फिर उसने शंगुआनजी के निचले शरीर को ढंकने वाले कंबल को हटाया और देखा कि पूरे शरीर पर खून फैला हुआ था। ये स्थिति ऐसे ही नहीं चल सकती थी। त्योरियां चढ़ाते हुए नव्या ने शंगुआनजी की दोनों निजी परिचारिकाओं को निर्देश दिया, जाओ और तुरंत गर्म पानी तैयार करके लाओ। जी। दोनों परिचारिकाओं ने तुरंत वैसा ही किया। वे जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। नव्या ने बच्चे की स्थिति को महसूस किया और जान गई कि सामान्य प्रसव असंभव था। शंगुआनजी लगभग पूरी तरह से थक चुकी थीं। समस्या लंबे समय तक चले प्रसव से पैदा हुई थी, वरना यह इतना जटिल नहीं होता। इसलिए शंगुआनजी को अब केवल सिजेरियन ऑपरेशन, शारीरिक चीरफाड़ के जरिए ही बचाया जा सकता था। एक बार जब नव्या ने मन बना लिया तो उसने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। ... सर्जरी पूरी तरह से सन्नाटे में हुई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति नव्या को देखकर अकबका गया था। दाइयाँ तो और भी अधिक स्तब्ध थीं, उन्होंने इसके पहले कभी किसी को इस तरह से बच्चे का प्रसव कराते नहीं देखा था। तुम क्या कर रही हो? उस चाकू से तुम क्या कर रही हो? श्रीमती लेई पहले तो चुप थीं, लेकिन जब उन्होंने नव्या को शंगुआनजी के पेट को चीरने के लिए स्कैलपेल सर्जिकल चाकू का इस्तेमाल करते देखा तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकीं। लतिका ने उन्हें घूरा और कहा, चुप रहो। श्रीमती लेई ने लतिका को घूरा, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी रूप से चुप हो गईं। अगर वह लतिका को हराने में सक्षम होती तो वह बहुत पहले ही उन पर टूट पड़ी होती। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते ही वह अभी भी गुस्से से भरी हुई थीं। छोटे मास्टर, जिस परिचारिका ने नव्या से बच्चा लिया था, वह इतनी उत्साहित थी कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नव्या ने बच्चे को लपेटा और परिचारिका को सौंप दिया, फिर शंगुआनजी के घावों को साफ करने के लिए मुड़ी। मुझे जल्दी से बच्चा दिखाओ। जब लेई ने देखा कि बच्चा पैदा हो गया है और यह भी सुना कि यह एक लड़का है, तो वह इतनी उत्साहित हो गई कि वह दौड़कर बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहती थी। लतिका ने उस व्यक्ति को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। जब तक नव्या खुद न कहे, वह श्रीमती लेई को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देगी। बच्चे को थामे परिचारिका को निर्देश देते हुए नव्या ने कहा, बच्चे को बाहर शाओफान के पास ले जाओ। तुम्हें इस कमरे में हुई हर एक बात उसे बतानी चाहिए। दोनों परिचारिकाएं खुशी से झूम उठीं और शाओफान को खुशखबरी सुनाने के लिए बच्चे को लेकर बाहर चली गईं। लतिका, बाकी लोगों से भी बाहर जाने के लिए कहो। दोनों परिचारिकाओं के जाने के बाद नव्या ने आखिरकार लतिका और ललिता से बाकी सबको बाहर निकालने के लिए कहा। लेई का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह अपने पोते को देखने की अपनी इच्छा को दबा नहीं पाए, इसलिए वह जल्दी से उनके पीछे पीछे दौड़ी। नव्या पहले ही शंगुआनजी के घाव पर टांके लगा चुकी थी। उसने बिस्तर को संक्षेप में व्यवस्थित किया और फिर कमरे से बाहर निकल आई। शाओफान ने जैसे ही उसे बाहर आते देखा, वह तुरंत आगे बढ़ा और पूछा, नव्या जी, मेरी पत्नी कैसी है? बच्चे को अपनी बाहों में लिए लेई यह सुनकर आग बबूला हो गई। उसने गालियां देते हुए कहा, वह औरत मर चुकी है।
मैंने अपनी आंखों से उसे शंगुआन यी का पेट चीरते और बच्चा बाहर निकालते देखा है। अब तुम उम्मीद छोड़ दो। चुप रहो, शाओ फान ने पलटकर जवाब दिया। उसकी आंखें लाल थीं और वह श्रीमती लेई को घूर रहा था। मुझ पर चिल्लाने से क्या फ़ायदा? क्या मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए, अपने पोते के भले के लिए नहीं कर रही हूँ? वह मुझे शंगुआन यी का पेट चीरकर अपने पोते को बाहर नहीं निकालने दे रही थी, लेकिन उसने खुद शंगुआन यी का पेट चीर दिया। श्रीमती लेई ने भी गुस्से में डांटते हुए कहा, शाओ फान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पंख निकल आए हैं, है ना? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। ने हमेशा आपका सम्मान किया है और कभी आपके खिलाफ कोई द्वेष नहीं रखा, लेकिन आपका क्या? आप उसे परेशान करने के अलावा और क्या कर सकती हैं? मैं काफ़ी समय से आपसे ये पूछना चाहता था, लेकिन अब मुझे रोकती रही। आपने न केवल उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने उसे मारने की भी कोशिश की। शाओ फान भी अत्यधिक आक्रोशित था। उसे पहले लगता था कि उसकी माँ सिर्फ बहुत सख्त है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी शातिर होगी। मैं उसे परेशान कर रही हूँ। लेई भी गुस्से से पागल हो रही थी। अच्छा, शाओ फान, क्या तुम उस औरत के लिए अपनी माँ के खिलाफ हो जाओगे? यह मत भूलो कि किसने तुम्हें 10 महीने तक अपनी कोख में रखा और जन्म दिया। क्या वह औरत वाकई इतनी अच्छी है? मैं तुम्हें बता देती हूँ, शाओ फान, ये तो अच्छी बात है कि उसने एक लड़के को जन्म दिया है। अगर कोई नाकारा बच्चा पैदा होता, तो वह कानूनी पत्नी का अपना दर्जा भी नहीं बचा पाती। बस करो, नव्या ने ठंडे स्वर में बीच में ही टोक दिया। वह जो कुछ भी सुन रही थी उससे तंग आ चुकी थी। शंगुआन ये आगे बढ़े और नव्या से पूछा, नव्या जी, कैसी है? नव्या ने उदासीन भाव से कहा, वह ठीक है, उसे जल्द ही होश आ जाएगा। ये कैसे संभव है? लेई चीख पड़ी। उसे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसका पेट चीर दिया गया था, वह अभी भी जिंदा कैसे रह सकती है? चुप रहो। नव्या लंबे समय से श्रीमती लेई को नापसंद करती थी। अरे बुढ़िया, तू कौन सी बकवास बक रही है? अब माता और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, इसका तुझसे कोई लेना देना नहीं है, दफा हो जा यहाँ से। तू समझती क्या है अपने आप को, जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही है? लेई ने बच्चे को अपने पास खड़ी एक परिचारिका की बाहों में धकेला और नव्या की तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह नव्या से लड़ने ही वाली है। माँ, क्या आपको अभी भी अपनी बेइज्जती कम लग रही है? शाओ फान बेहद चिढ़ चुका था। आंगन में खड़ी दायों को देखकर उसे श्रीमती लेई पर और अधिक गुस्सा आने लगा। सभी दायों को अपनी तरफ घूरते देख लेई का चेहरा काला पड़ गया और वह गुस्से से चीख पड़ी, तुम सब अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारे किस काम की हो? यहाँ से दफा हो जाओ, तुम सब। दाइयाँ आदेश मिलते ही वहाँ से 9-2-11 हो गईं। भला कौन यहाँ रुकना चाहता? नव्या ने ठंडी नज़रों से श्रीमती लेई की ओर देखा और शाओ फान से कहा, मेरे साथ अंदर आओ। ये सुनते ही शाओ फान ने जल्दी से सिर हिलाया और नव्या के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। उसने पूरे एक दिन और एक रात से शंगुआन यी को नहीं देखा था, इसलिए जाहिर है कि वह बहुत अधिक चिंतित था। शंगुआन यी चुपचाप लेटी हुई थी, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, मानो उनमें कोई जान ही न बची हो। शाओ फान घर के अंदर आया और दरवाजे पर खड़े होकर शंगुआन यी को देखने लगा। एक ही पल में उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके कदम धीमे पड़ गए। हर एक कदम ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका वजन 1000 पाउंड हो। उन्हें आखिरी बार देखे हुए अभी एक ही दिन हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लाखों साल बीत चुके हों, मानो वह किसी दूसरे ही जन्म से जीकर लौट रहा हो। नव्या एक तरफ खड़ी होकर खामोश नज़रों से शाओ फान को एक एक कदम आगे बढ़ते हुए देख रही थी। शाओ फान का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम पुरुष हैं जो अपनी पत्नियों के लिए अपनी माँओं के सामने डटकर खड़े हो सकें। शंगुआन यान उसके पीछे पीछे अंदर आया और नव्या के पास खड़ा होकर शाओ फान को जाते हुए देखने लगा। वह पहले तो बहुत गुस्से में था, लेकिन शाओ फान के इस व्यवहार को देखकर उसका गुस्सा कुछ हद तक शांत होता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि वह अभी भी बहुत परेशान था। शंगुआन परिवार की बेटी, उसकी बहन को शाओ परिवार में इस तरह से कैसे प्रताड़ित किया जा सकता था? शाओ फान शंगुआन यी के पास पहुंचा, धीरे से घुटनों के बल बैठ गया और कांपते हुए हाथों से उसके बालों को सहलाने लगा। उसका गला भावनाओं से रुंध गया था और उसने कांपते हुए स्वर में कहा, शंगुआन यान ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं और नव्या की ओर देखते हुए पूछा, नव्या जी, मेरी बहन को होश कब आएगा? नव्या ने कहा, उसने पहले ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर दी है, उसे होश आने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। मैं यहीं उसके होश में आने का इंतज़ार करूंगी, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नव्या की बात सुनकर शंगुआन यान ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसे पिछली बार सुनी हुई बात याद आ गई। ऐसा लग रहा था कि नव्या सचमुच बेहतरीन चिकित्सा कौशल रखती है, इसलिए शाही उपपत्नी का उसका इलाज सिर्फ कोरी बातें नहीं थीं। धन्यवाद, नव्या जी। अगर इस बार आपकी मदद न होती, तो मुझे नहीं पता कि क्या परिणाम होता। हम शंगुआन परिवार के प्रति आपके इस महान उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। शंगुआन यान ने पूरी ईमानदारी से आभार व्यक्त किया।
भविष्य में जब भी नव्या जी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, हमारा शंगुआन परिवार आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। नव्या ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगी। उसकी मदद करने की इच्छा इसलिए नहीं थी कि उसे कमज़ोरों की मदद करने और जान बचाने में कोई बहुत आनंद आता था। हालांकि एक डॉक्टर की करुणा निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन अगर इस प्रक्रिया में शंगुआन परिवार पर उसका एहसान चढ़ जाए तो ये बुरा सौदा नहीं था। शंगुआन्यान ने पूरी गंभीरता से नव्या से कहा, अगर नव्या जी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। हमारा शंगुआन परिवार आप पर 2 जिंदगियों का कर्जदार है। हम इस आभार को हमेशा याद रखेंगे। नव्या ने कहा, ठीक है, बस बहुत हुआ। नव्या शंगुआन्यान के आभार के शब्दों को और अधिक नहीं सुनना चाहती थी, उसे आराम करने की जरूरत थी। ललिता ने आगे बढ़कर सावधानी से पूछा, कुमारी, क्या आप थक गई हैं? क्या हमें पहले वापस चलना चाहिए? नव्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम अभी वापस नहीं जा सकते। हमें श्रीमती श्याओ के होश में आने का इंतजार करना होगा। शंगुआन्यान ने तुरंत श्याओ फान से कहा, श्याओ फान, जल्दी से किसी को नव्या जी के आराम करने के लिए एक कमरा व्यवस्थित करने का आदेश दो। श्याओ फान ने तुरंत उठकर परिचारिका से कहा, जाओ और कमरे को साफ सुथरा करो ताकि नव्या जी आराम से विश्राम कर सकें। परिचारिका ने सिर झुकाया और जल्दी से तैयारी करने चली गई। नव्या ने श्याओ फान की तरफ एक नज़र डाली और कहा, तुम्हें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। होश में आने के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम यहीं रुको और उसकी देखभाल करो। अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत बुला लेना। मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। शाम होने को थी। उसने उस दिन 2 सर्जरी की थी और वह सचमुच बहुत थक चुकी थी। नव्या ने याद दिलाते हुए कहा, बच्चे को भी अंदर ले आना चाहिए। श्रीमती श्याओ के होश में आने के बाद जो पहली चीज़ वह देखना चाहेंगी वह उनका बच्चा होगा। अगर उसने समय रहते यह बात नहीं याद दिलाई तो हो सकता है कि बच्चा श्रीमती लेई द्वारा छीन लिया जाता। वह बुढ़िया तो शायद कुछ भी करने में सक्षम है। नव्या की इस बात से श्याओ फान को तुरंत बात समझ आ गई और उसने जल्दी से किसी को भेजकर बच्चे को अंदर मंगवा लिया। ये देखकर कि मामला शांत हो गया है, नव्या आराम करने के लिए चली गई। नव्या अगली सुबह तक सोई रही, जब किसी ने आकर उसे बताया कि शंगुआनयी को होश आ गया है। उसने अपना काम रोका और ललिता के साथ शंगुआनयी के कमरे में उसका हालचाल जानने चली गई। जहां तक लतिका की बात है, उसने रात में ही उसे वापस भेज दिया था, क्योंकि उसे डर था कि याओ आंगन में कव्या अकेली होगी। जब वे कमरे में दाखिल हुईं तो शंगुआनयी आधे लेटे हुए मुद्रा में थीं। श्याओ फान बिस्तर के पास बैठा उनका हाथ पकड़े हुए था। एक परिचारिका भी उनके पास बच्चे को थामे हुए खड़ी थी। शंगुआनयी बच्चे को देख रही थी, उनके चेहरे पर मातृत्व का एक अनोखा तेज चमक रहा था। नव्या जी आ गई हैं। नव्या को देखते ही परिचारिका ने अभिवादन किया। श्याओ फान तुरंत खड़ा हो गया और नव्या की तरफ मुड़कर बोला, नव्या जी, आप आ गईं। नव्या ने हल्का सा सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। श्याओ फान ने तुरंत उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। श्याओ फान के लिए नव्या उसकी जीवन रक्षक थी। उनके बिना वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसे किस भयानक स्थिति का सामना करना पड़ता। एक परिचारिका बिस्तर के पास कुर्सी ले आए और नव्या बैठ गई। उसने शंगुआनयी से कहा, श्रीमती जी, मैं नव्या हूँ। मैं आपकी नाड़ी देखने आई हूँ। कष्ट के लिए धन्यवाद, नव्या जी। शंगुआनयी ने हल्का सा सिर हिलाया और कोमलता से कहा, अपनी कलाई नव्या की तरफ बढ़ा दी। नव्या द्वारा शंगुआनयी की नाड़ी देखने और उनके घावों की जांच करने के बाद उसे ये देखकर राहत मिली कि कोई गंभीर समस्या नहीं थी। नव्या ने शंगुआनयी से कहा, 10 दिनों तक घाव को गीला मत होने दीजिएगा। मैं 10 दिन बाद आपके टांके काटने आऊंगी। मैं आपकी परिचारिका को कुछ जरूरी बातें बता दूंगी जिनका आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी देखभाल से रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। धन्यवाद, नव्या जी। अगर आप न होती तो शायद मैं इस बार बच नहीं पाती। शंगुआनयी ने धीरे से आह भरी, उनकी बाहें गहरी लाचारी से सिकुड़ गईं। वह बेशक बेहोश हो गई थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में उन्हें पूरी तरह से पता था। भले ही वह अचेत थी, लेकिन वह आसपास के लोगों द्वारा बोली गई हर एक बात को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। नव्या ने शंगुआनयी की तरफ देखा और स्वाभाविक रूप से वह शंगुआनयी के मन की उलझन को समझ गई। नव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, श्रीमती जी, आप बहुत विनम्र हैं। मेरा मानना है कि यह सब पूर्व निर्धारित भाग्य है, इसलिए श्रीमती जी को इसे दिल से लगाने की आवश्यकता नहीं है। नव्या जी वाकई बहुत उदार हैं। शंगुआनयी का नव्या के प्रति स्नेह और अधिक बढ़ गया। मैं अब श्रीमती जी के आराम में खलल नहीं डालूंगी, इसलिए मैं वापस जाती हूँ। इन कुछ दिनों में मुझे जिस दवा की जरूरत होगी उसे मैं ललिता के हाथ भिजवा दूंगी। नव्या खड़ी हुई और वहां से जाने का इरादा करने लगी। ठीक उसी समय श्रीमती लेई लोगों के एक समूह के साथ घर के अंदर दाखिल हुईं। कमरे में घुसते ही लेई ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मेरे प्यारे पोते को होश आ गया है?
श्रीमती लेई को देखकर शंगुआन यी के चेहरे के भाव अजीब हो गए। वह श्रीमती लेई की उस बात को नहीं भूल सकती थी जिसमें उन्होंने सीधे उनका पेट चीरने की बात कही थी। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसकी उंगलियां अनजाने में कस गईं। लेई के साथ आने वाली सभी महिलाएं शाओ परिवार की थीं, जो हवेली के विभिन्न भाइयों मास्टर्स की पत्नियां थीं। शंगुआन यी के बच्चे को जन्म देने के ठीक बाद वे कल ही आना चाहती थीं, लेकिन शाओ फान ने आंगन के दरवाजों को बंद करवा दिया था और किसी को भी परेशान करने की मनाही कर दी थी। आज सुबह वे महिलाएं श्रीमती लेई का इंतजार करने लगीं और उनके साथ शंगुआन यी के कमरे में आ गईं। शंगुआन यी और शाओ फान के एक बेटा हुआ है, जिससे कई लोगों को निराशा हुई थी। इस समय इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के मन में अपने अपने विचार चल रहे थे। ओह, छठे युवा मास्टर, बहुत बहुत बधाई। हाँ, छठे युवा मास्टर, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति पर हार्दिक बधाई। बुजुर्ग मालकिन ने हमें बच्चे को यहाँ से ले जाने के लिए कहा है ताकि हम उसे उनके पास दिखा सकें। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? ये तो है। छठी युवा मालकिन, आपको वाकई अच्छी तरह आराम करना चाहिए। मैंने सुना है कि आपको कठिन प्रसव का सामना करना पड़ा था। आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने बहुत कम लोगों को कठिन प्रसव से जीवित बचते देखा है। हाँ, थोड़ा आराम करो। जहाँ तक बच्चे की बात है, उसे बुजुर्ग मालकिन के पास भेज देते हैं। ... वे महिलाएं आपस में बड़बड़ाती रहीं, जिससे शंगुआन यी इतनी गुस्से में आ गईं कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुम सब के सब चुप रहो। नव्या का इरादा तो वहां से जाने का था, लेकिन इन महिलाओं को पागलों की तरह बड़बड़ाते देखकर उसे बहुत ज्यादा झुंझलाहट महसूस हुई। ये महिलाएं शाओ फान और शंगुआन यी की बुजुर्ग सास और अन्य रिश्तेदार हैं। भले ही शाओ फान असंतुष्ट है और शंगुआन यी की रक्षा करना चाहता है, लेकिन वह अकेले इस महिलाओं के झुंड का सामना शायद ही कर पाए। चूंकि वह कल ही लेई परिवार को नाराज कर चुकी थी, तो कुछ और लोगों को नाराज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तुम कहाँ से आई हुई कोई जंगली लड़की हो? हमारे शाओ परिवार के मामलों से तुम्हारा क्या लेना देना है? तीसरी बहू ने नव्या की नाक की तरफ उंगली उठाई और असंतोष से उसे डांटने लगी। नव्या ने अपनी आंखें सिकुड़ी और ठंडी नज़रों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, छठी युवा मालकिन मेरी मरीज हैं। तुमने उनके आराम में खलल डाला है, इसलिए जाहिर है कि मुझे तुम्हें यहाँ से दफा होने के लिए कहने का पूरा अधिकार है। अरे छोकरी, तुम वाकई बहुत बदतमीज और झगड़ालू हो। ये शाओ परिवार है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? दूसरी बहू भी खड़ी हो गई और नव्या को खरी खोटी सुनाने लगी। ठीक है, तुम सब लोग बहस करना बंद करो। पहले परिवार की मुख्य पत्नी होने के नाते लेई की बातों में थोड़ा वजन था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आज्ञाकारी रूप से चुप हो गए। इसके बाद लेई ने कमरे में मौजूद शंगुआन यी और अन्य लोगों की तरफ देखा और कोमलता से कहा, ठीक है, हम आज यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं। बुजुर्ग मालकिन को बच्चे को देखना है और हर कोई यहाँ अच्छी नीयत से आया है। फान, कल मेरी गलती थी। मैं उस समय बहुत बेचैन थी। अब जब तुम्हारी पत्नी ठीक है, तो क्या ये हम सबके लिए खुशी की बात नहीं है? लेई की इस सफाई को सुनने के बाद शाओ फान के चेहरे के भाव कुछ नरम पड़े, लेकिन जब उसने बाकी लोगों के समूह को देखा तो उसे अभी भी काफ़ी बुरा लगा। हालांकि जैसा कि नव्या को चिंता थी, वे सभी लोग उसके अपने बड़े थे और भले ही वह उन्हें नापसंद करता था, लेकिन वह खुलकर उन पर गुस्सा नहीं निकाल सकता था। शाओ फान को चुप देखकर लेई ने अपनी नज़रें शंगुआन यी पर टिका दी। उसके चेहरे पर एक बनावटी सी चापलूसी थी। कल मेरी गलती थी, कृपया इसे दिल पर मत लेना। मैंने कल इस बारे में गहराई से सोचा और वाकई मेरी बहुत बड़ी भूल थी। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो, वरना मुझे बहुत पछतावा होता। ऐसा कहते हुए लेई ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और जबरदस्ती कुछ आंसू बहाए। शंगुआन यी ने उसे देखा और महसूस किया कि वह हद से ज्यादा पाखंडी है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पर ज्यादा ध्यान देना उचित नहीं समझा। लेई का चेहरा और अधिक काला पड़ गया, लेकिन वह अपना गुस्सा शंगुआन यी पर नहीं निकाल सकती थी। कल की घटनाओं की खबर शाओ फान के पिता के कानों तक पहुंच चुकी थी और कल रात ही उसे डांट पड़ी थी। जाहिर है कि वह अभी भी गुस्से में थी और उसके मन में शंगुआन यी के प्रति द्वेष था। भले ही उसने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि उसने कुछ भी गलत किया है। इसके विपरीत उसका सोचना था कि चूंकि शंगुआन यी उसकी बहू है, इसलिए बाद में उससे निपटने के उसके पास ढेरों मौके होंगे। दुर्भावनापूर्ण विचार रखते हुए लेई ने पास खड़ी परिचारिका से कहा, जाकर वह सूप ले आओ जो मैंने युवा मालकिन के लिए तैयार किया है। यह एक पौष्टिक सूप है जिसे तुम्हारी सास ने आज सुबह खुद अपने हाथों से पकाया है। तुम कमजोर हो और तुम्हें पोषण की जरूरत है। तुम्हें बाद में इसे और पीना चाहिए। परिचारिका ने उत्तर दिया और तुरंत पौष्टिक सूप उठाकर शंगुआन यी के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। नव्या ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और परिचारिका का रास्ता रोक लिया। परिचारिका चौंक गई और उलझन भरे भाव से नव्या को देखने लगी। नव्या ने आगे बढ़कर सूप के बर्तन का ढक्कन उठाया और तुरंत ही सूप की महक पूरे कमरे में फैल गई।
तुम बदतमीज औरत, मैंने अपनी बहू के लिए सूप बनाया है, तुमने इसे क्यों खोला? तुम्हारे लिए कोई सूप नहीं है। लेई का चेहरा बदल गया और वह डांटने लगी। नव्या ने एक चम्मच उठाया, उसे चलाया, उसकी महक ली और सिर हिलाते हुए कहा, ये टॉनिक सूप काफ़ी देर से उबाला जा रहा होगा, है ना? हाँ। इससे पहले कि लेई नव्या के अगले शब्दों पर प्रतिक्रिया दे पाती, उसने खुद ही कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? इसे लो और बाहर फेंक दो। नव्या ने चम्मच नीचे पटक दिया और सीधा आदेश दे दिया। ये सुनते ही लेई गुस्से से पूरी तरह आग बबूला हो उठी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपनी बहू के लिए सूप ला रही हूँ, इसे फेंकने का तुम्हें क्या अधिकार है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं देखना चाहती हूँ कि आज ऐसा करने की हिम्मत कौन करता है। श्रीमती लेई ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। ललिता ने घृणा की नज़रों से श्रीमती लेई की तरफ देखा, आगे बढ़ी और परिचारिका के हाथ से सूप की थाली झपट ली, जिससे उसे प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। नव्या ने ठंडी मुस्कान के साथ श्रीमती लेई की तरफ देखा और बेरहमी से उन्हें खरी खोटी सुनाई। तुम्हारे द्वारा भेजे गए इस सूप में मौजूद चिकन, बतख और हंस का मांस ताज़ा नहीं है, यहाँ तक कि कटलफिश का मांस भी ठीक नहीं है, और जहाँ तक औषधीय जड़ी बूटियों की बात है, वे सभी घटिया किस्म की हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये कह सको कि यह तुम्हारी बहू के लिए पकाया गया है। तुम बकवास कर रही हो। लेई की आंखें फड़क उठीं, लेकिन उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मानती हो। इस बर्तन के सूप को बनाने में बहुत ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी का सामान अभी भी रसोई घर में होगा। बस किसी को जांच के लिए भेज दो और सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन श्रीमती लेई, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम अंत तक इसी बात पर अड़ी रहना चाहती हो? नव्या ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ श्रीमती लेई की तरफ देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेई अवाक रह गई। उसने गुस्से और झुंझलाहट से नव्या को घूरा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। शंगुआन जी यह सब एक तरफ से सुन रही थी और उन्होंने नव्या की तरफ एक कृतज्ञता से भरी नज़र डाली। वह नहीं जानती थी कि अगर नव्या वहां नहीं होती तो इस सब का क्या अंजाम होता। शाओ फान का चेहरा भी बहुत खराब हो चुका था। उसने श्रीमती लेई की तरफ देखा और कहा, माँ, क्या आपको अभी भी अपनी बेइज्जती कम लग रही है? अभी भी बहुत कमज़ोर है और उसे आराम की ज़रूरत है। क्या मैं आपसे वापस जाने के लिए कहूँ? तुम सब यहाँ आकर तमाशा क्यों कर रही हो? शाओ फान, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम तुम्हारे बेटे को देखने अच्छी नीयत से आए थे। हाँ, तुम कैसे कह सकते हैं कि हम यहाँ हंगामा कर रहे हैं? ये वाकई। लेकिन बुजुर्ग मालकिन ने ही हमें भेजा था। हम बच्चे को उनके पास नहीं ले जा सकते। अगर उन्होंने हमें दोषी ठहराया तो क्या होगा? डॉट डॉट डॉट। बच्चा मेरा है और इसे कोई नहीं ले जा सकता, शंगुआन यी ने दृढ़ता से कहा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अनजाने में ही परिचारिका की बाहों से बच्चे को छीन लिया और उसे अपनी बाहों में भींच लिया, भले ही उनके घाव अभी भी बहुत दर्द कर रहे थे। वह अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थीं। खुद को ज़्यादा परेशान मत करो, नव्या ने जल्दी से शंगुआन यी को सलाह दी, इससे तुम्हारा घाव और बढ़ सकता है। नव्या की बात सुनकर लेई खुद को रोक नहीं पाए और संदेह भरी नज़रों से उसे कुछ और बार देखने लगी। अनजाने में उसे कल की घटना याद आ गई और शंगुआन यी के प्रति उसकी नज़रें और अधिक आश्चर्य तथा शंका से भर गईं। कल उसने अपनी आंखों से शंगुआन यी का पेट चीरते हुए देखा था और बच्चा बाहर निकाला गया था, फिर भी शंगुआन यी पूरी तरह सुरक्षित कैसे थी? ये तो हद दर्जे की अजीब बात थी। धन्यवाद नव्या जी, मैं ठीक हूँ। शंगुआन यी ने कोमलता से मुस्कुराते हुए अपनी बाहों में सोते हुए बच्चे की तरफ देखा, उनका पूरा शरीर जीवन की ऊर्जा से चमक उठा था। नव्या ने सिर हिलाया, फिर लेई और अन्य लोगों की तरफ देखते हुए कहा, छठी युवा मालकिन को आराम की ज़रूरत है, इसलिए कृपया अपने घर जैसा महसूस करें। मुझे उन्हें लात मारकर बाहर निकालने पर मजबूर मत कीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम जानती हो हम कौन हैं? बिल्कुल, तुम छोकरी, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह फिर चुका है। तुम सच में हद से ज़्यादा आगे बढ़ रही हो। गार्ड्स, इस लड़की को यहाँ से बाहर फेंक दो। डॉट डॉट डॉट। उन महिलाओं ने नव्या को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और कुछ ने तो सीधे अपने आदमियों को आगे आकर उसे भगाने का आदेश भी दे दिया। दो बुजुर्ग महिलाएं नव्या को घसीटने के लिए आगे बढ़ीं, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही वे आगे आईं, ललिता ने टॉनिक सूप का एक कटोरा उनके मुंह पर दे मारा। सूप अभी भी खौल रहा था और वे दोनों बुजुर्ग महिलाएं तुरंत चीखने चिल्लाने लगीं। एक हाथ में सूप की थाली और दूसरे हाथ में सूप की कलछी पकड़े हुए ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी छोटी मालकिन की बात सुनो, अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मेरा सूप इतना दयालु नहीं होगा। मुझे इस खौलते हुए पौष्टिक सूप से तुम्हारे चेहरों को धोने में बिल्कुल झिझक नहीं होगी। एक पागल औरत, बिल्कुल पागल औरत। ललिता की हिंसक धमकियों के आगे लेई और उसका पूरा दल अपमानित होकर भाग खड़ा हुआ और चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। अपने प्रति नव्या के इस व्यवहार को देखकर शंगुआन यी अंदर तक भावुक हो गई थीं।
उनके लिए नव्या न केवल उनकी जान बचाने वाली थीं, बल्कि एक ऐसी डॉक्टर थीं जो न तो रिश्तेदार थीं और न ही कोई पुरानी जान पहचान वाली। लेकिन इस पल से वह जानती थीं कि नव्या उनके लिए केवल एक जीवन रक्षक से कहीं बढ़कर थीं। शंभुआन जी ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, नव्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में नहीं जानती कि मैं क्या कहूँ। उनके पास अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा कहना पाखंडी जैसा लगेगा। नव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप आराम कीजिए, मैं किसी और दिन आकर आपसे मिलूंगी। उन्होंने पास खड़ी परिचारिका से कुछ बातें कहीं और ललिता के साथ शव परिवार से बाहर निकल आईं। दिन बीतने के साथ नव्या तो काफ़ी सामान्य महसूस कर रही थी, लेकिन ललिता के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। लतिका और ललिता दोनों ने नव्या के साथ दोनों सर्जरी में हिस्सा लिया था और वे नव्या के चिकित्सा कौशल से पूरी तरह प्रभावित थीं। शव हवेली से बाहर निकलते हुए ललिता ने पूछा, कुमारी, क्या अब हम हवेली वापस चल रहे हैं? नव्या ने उत्तर दिया, मैं शाही उपपत्नी से मिलने आड़ू फूल जाऊंगी और उसके बाद वापस चलूंगी। शाही उपपत्नी के साथ हमेशा कुछ छिपे हुए खतरे जुड़े रहते हैं। हालांकि राजकुमारी युनलन ने सभी व्यवस्थाएं कर दी हैं, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कुछ गलत नहीं होगा। मन को शांत रखने के लिए उन्हें रोज जाकर उनका हाल देखना ही था। ठीक है, ललिता ने सिर हिलाया। नव्या का मतलब समझ गई थी। वे दोनों सड़क के कोने से बाहर निकली और उनकी मुलाकात शंगुआन यान से हो गई। शंगुआन यान अपने साथ लोगों का एक बड़ा समूह लेकर आए थे और ऐसा लग रहा था कि वे शंगुआन जी से मिलने जा रहे थे। जब उन्होंने नव्या को देखा तो शंगुआन यान की आंखें चमक उठीं। शंगुआन यान नव्या के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, नव्या जी, क्या इत्तेफाक है? क्या आप शाह निवास से आ रही हैं? मैं वहीं जाने वाला था। नव्या के प्रति उनकी कृतज्ञता शब्दों से परे थी। कल घर लौटने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को नव्या के उपकार के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था कि वे भविष्य में निश्चित रूप से नव्या का एहसान चुकाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने शंगुआन यान से ये भी कहा था कि जब भी समय मिले वे नव्या जी को उनके घर आमंत्रित करें। नव्या ने कहा, आपकी बहन को होश आ गया है। मैं कल या परसों फिर से उनसे मिलने जाऊंगी। शंगुआन यान ने सिर हिलाया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नव्या जी। इस बार हम सचमुच आपके बहुत बड़े कर्जदार हैं। नव्या ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उनकी बात काट दी, बस मुझे बार बार धन्यवाद मत दीजिए। मैं उनकी जान बचा पाए, ये सब महज एक संयोग था। आप उस समय वहीं मौजूद थे, वरना मैं उन्हें नहीं बचा पाती। नव्या बिल्कुल सही कह रही थीं। अगर वह दवा की दुकान पर नहीं जाती या शंगुआन यान खुद वहां दवा खोजने नहीं जाते तो वे उनसे मिल नहीं पाते और बिना मिले वे शंगुआन जी की जान नहीं बचा सकते थे। शंगुआन यान ने सिर हिलाया और कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। नव्या के प्रति उनकी भावनाएं लगातार और अधिक जटिल होती जा रही थीं। उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता था कि नव्या के पास एक विशेष आभा है, एक ऐसा आकर्षण जो उन्हें घेर लेता है, उन्हें आकर्षित करता है और अनजाने में ही उनके करीब जाने के लिए मजबूर करता है। आप जितना संघर्ष करेंगे खुद को उतना ही कम छुड़ा पाएंगे, बिल्कुल वैसी ही यह भावना थी। देर हो रही है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। शंगुआन यान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है नव्या जी, मैं बाद में आपसे फिर संपर्क करूंगा। ऐसा कहते हुए शंगुआन यान ने नव्या को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अपने लोगों के समूह को लेकर शव परिवार की तरफ बढ़ गए। नव्या ने शंगुआन यान के जाने की दिशा में एक नज़र डाली, फिर ललिता की तरफ मुड़कर बोली, चलो हम भी चलते हैं। ललिता ने सिर हिलाया और फिर नव्या के साथ वहां से जाने के लिए मुड़ी। इसके बाद नव्या ने सिर उठाने की हिम्मत की, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी बढ़ा पाती वह वहीं अपने कदमों पर ठहर गईं। उनसे थोड़ी ही दूर सामने एक व्यक्ति खड़ा था और वह कोई और नहीं बल्कि शौर्यवर्धन थे। शौर्यवर्धन! नव्या पूरी तरह से अवाक रह गईं। शौर्यवर्धन! राजकुमार शौर्य परेशान थे। नए साल की पूर्व संध्या पर नव्या को अलविदा कहने के बाद पूरा 1 महीना और 2 दिन बीत चुके थे। आखिरकार उन्हें नव्या से मिलने का मौका मिल गया, लेकिन उन्होंने अभी अभी जो देखा वह ये था कि नव्या शंगुआन यान से बात कर रही थीं। वे थोड़ी दूर पर थे और सड़क पर काफ़ी शोर था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर यह सुनने की कोशिश नहीं की कि नव्या और शंगुआन यान क्या कह रहे थे। लेकिन नव्या के चेहरे के भावों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह और शंगुआन यान किसी सुखद विषय पर बातचीत कर रहे थे। शौर्यवर्धन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, मानो कोई दूसरा उनके अपने व्यक्ति पर बुरी नज़र डाल रहा हो। उनके मुंह में एक खट्टापन सा आ गया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी इन भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। मालिक! अंशय शौर्यवर्धन के पीछे पीछे चल रही थीं और उन्होंने उनके चेहरे के भावों को भांप लिया। उन्होंने फुसफुसाकर याद दिलाया, लेकिन शौर्यवर्धन ने ऐसा दिखाया मानो उन्होंने कुछ सुना ही न हो और उनकी आंखें लगातार नव्या पर टिकी रहीं। नव्या ने एक नज़र शौर्यवर्धन पर डाली और फिर अनजाने में अपनी नज़रें फेर लीं।
उन्होंने 1 महीने से शौर्यवर्धन को नहीं देखा था, लेकिन जब उन्होंने उन्हें दोबारा देखा तो उनकी नज़रों का पीछा करते हुए उन्हें एक अजीब सी बेबसी और उलझन महसूस हुई। उनकी नज़रें बहुत तेज थीं, मानो वे उसके आर पार देख सकते हों, और नव्या को यह एहसास बिल्कुल पसंद नहीं था। कुमारी ललिता ने भी नव्या की इस बेचैनी को महसूस कर लिया, लेकिन वह शौर्यवर्धन को नहीं जानती थी और न ही वह नव्या तथा शौर्यवर्धन के बीच के उस सूक्ष्म संबंध से वाकिफ थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानती थी कि नव्या अचानक इस तरह का अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं। नव्या ने अपना सिर झुकाए हुए ललिता से कहा, सब ठीक है, चलो चलते हैं। ललिता ने सिर हिलाया और नव्या के साथ वहां से चल दीं। नव्या को रास्ता बदलकर जाने की कोशिश करते देख शौर्यवर्धन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तुरंत आगे बढ़े, कुछ ही कदमों में नव्या के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। सामने अचानक उस व्यक्ति के प्रकट होने से नव्या चौंक गईं और वह लगभग गिर ही पड़ी थीं। शौर्यवर्धन ने घबराकर उन्हें संभालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन खुद को संभालने के बाद नव्या ने बिना एक भी शब्द कहे शौर्यवर्धन का हाथ झटक दिया। क्या आपको कुछ चाहिए, राजकुमार? आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? नव्या ने कुछ नाराजगी भरे स्वर में पूछा। उन्होंने अपना सिर झुकाया हुआ था और त्योरियां चढ़ाई हुई थीं, उन्होंने शौर्यवर्धन की तरफ देखा तक नहीं। शौर्यवर्धन ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में नव्या से कहा, नव्या, चलो बात करते हैं। हमारे पास बात करने के लिए है ही क्या? नव्या ने सिर ऊपर उठाया और शौर्यवर्धन को घूर कर देखा। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि शौर्यवर्धन को हुआ क्या है। आखिर उनका रिश्ता ही क्या था? उनके पास आपस में बात करने के लिए हो भी क्या सकता था? वह और क्या कहना चाहते थे? क्या वह उसे स्पष्ट रूप से यह बताना चाहते थे कि वह उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? नव्या, शौर्यवर्धन उनकी इस बात से अवाक रह गए। नव्या ने कहा, राजकुमार, हम पिछली बार ही सब कुछ बहुत साफ साफ स्पष्ट कर चुके हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए आपके लिए अपना समय मुझ पर बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो करते हैं वह आपका मामला है। मैं आपकी मदद नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपके रास्ते में दखल भी नहीं दूंगी। शौर्यवर्धन ने धैर्यपूर्वक पूछा, चलो पहले कोई शांत जगह ढूंढते हैं, ठीक है? जैसे जैसे वहां और अधिक लोग इकट्ठा हो रहे थे, स्वाभाविक रूप से उन्हें नव्या के साथ ठीक से संवाद करने के लिए एक शांत जगह की आवश्यकता थी। 1 महीने से नव्या को न देख पाने के कारण उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके दिल का कोई हिस्सा गायब हो गया हो, एक ऐसी भावना जिसका अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। नव्या शुरू में मना करना चाहती थी, लेकिन अपने आसपास इकट्ठा होती भीड़ को देखकर उन्होंने इस बारे में सोचा और अपना इरादा बदल दिया। आखिरकार पिछली बार नए साल की पूर्व संध्या पर कुछ अप्रत्याशित हो गया था और शायद उन्होंने शौर्यवर्धन को चीजें स्पष्ट रूप से नहीं समझाई थीं। इसलिए उन्होंने इस बार सब कुछ साफ साफ स्पष्ट करने का फैसला किया। ये देखकर कि नव्या ने कोई आपत्ति नहीं जताई, शौर्यवर्धन का मूड थोड़ा सुधर गया। पास ही में एक रेस्तरां था, इसलिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और नव्या को खींचकर उस रेस्तरां के अंदर ले गए। रेस्तरां के अंदर पहुंचने के बाद नव्या को बहुत देर से इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना किसी विरोध के शौर्यवर्धन को अपने आप को अंदर खींच लाने कैसे दिया था। रेस्तरां के निजी कमरे प्राइवेट रूम में केवल नव्या और शौर्यवर्धन मौजूद थे। ललिता के साथ साथ अंशय और शुयंग, जो शौर्यवर्धन के साथ यात्रा कर रहे थे, कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे ताकि कोई दूसरा व्यक्ति पास न आ सके। कमरे के अंदर दोनों व्यक्ति आमने सामने खड़े थे और लंबे समय तक दोनों तरफ से पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। आसपास का वातावरण शांत था, बाहर का सारा शोर बहुत पहले ही थम चुका था और ऐसा लग रहा था कि वहां केवल उनकी जानबूझकर रोकी गई सांसें ही बची थीं। राजकुमार, अगर कुछ कहना है तो कहिए। नव्या ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन शौर्यवर्धन ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह और अधिक सहन नहीं कर पाए और उसने खुद ही इस चुप्पी को तोड़ दिया। बोलते बोलते उसने जानबूझकर मुड़कर कदम बढ़ाए और पास की ही एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। शौर्यवर्धन के सामने खड़े रहने पर उसे बहुत अधिक दबाव महसूस हो रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि बैठना ज़्यादा बेहतर होगा ताकि उसे उसकी तरफ देखना ना पड़े। शौर्यवर्धन आगे बढ़े और कोमलता से नव्या से बोले, पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं सचमुच वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। वह सब तो अब अतीत की बात हो चुकी है राजकुमार, इसे दोबारा उठाने का क्या फ़ायदा? नव्या ने बीच में ही उनकी बात काट दी। भले ही उनका मतलब वह नहीं था, लेकिन उन शब्दों को सुनने के बाद वह अब किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थीं। तो फिर शौर्यवर्धन की इस सफाई का उसके लिए क्या मतलब रह जाता है? उद्धरण चिन्ह। शौर्यवर्धन अवाक रह गए, उन्हें हार का एक ऐसा एहसास हुआ जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नव्या ने ठंडे स्वर में कहा, अगर राजकुमार को मुझसे बस यही सब कहना था तो मुझे वाकई नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत थी। राजकुमार, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मैं आपके साथ कुछ भी नहीं रखना चाहती। इसलिए यदि राजकुमार सचमुच मेरी परवाह करते हैं तो कृपया मुझसे दूर रहें। मैं खुद को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती।
शौर्यवर्धन ने आगे और कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि इस समय चीज़ों को समझाना वह बात नहीं थी जिसे नव्या सुनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रुककर अपना तरीका बदल दिया और कहा, ठीक है, चलो अतीत की बात नहीं करते, तो फिर भविष्य का क्या? राजकुमार, आपकी इस बात का क्या मतलब है? भविष्य से आपका क्या तात्पर्य है? नव्या उनकी बातों से पूरी तरह उलझन में पड़ गई थीं। वह तो बस ये चाहती थीं कि वह शौर्यवर्धन से दूर रहें। क्या यह इतना मुश्किल था? शौर्यवर्धन ने पूछा, क्या तुम युवराज के यहाँ द्वितीय पत्नी के रूप में ब्याह करना चाहती हो? नारायण के मुखिया ने विवाह का शाही फरमान वापस ले लिया है और हाल ही में तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं। क्या तुम चुपचाप यहाँ बैठकर अपनी बर्बादी का इंतजार करती रहोगी? नव्या ने असंतोष जताते हुए कहा, यह मेरा मामला है, राजकुमार को इसमें इतनी दिलचस्पी दिखाने की क्या जरूरत है? शौर्यवर्धन अत्यधिक बेचैन हो उठे, क्या तुम नहीं जानती कि मैं परवाह क्यों करता हूँ? नव्या, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नव्या ने शौर्यवर्धन की तरफ देखा और उनकी आंखों में दिख रही उस असीम गंभीरता को देखकर उनका दिल अनजाने में ही कांप उठा। उन्होंने अजीब महसूस करते हुए अपनी नज़रें फेर लीं, एक बनावटी सी हल्की हंसी हंसते हुए बोली, राजकुमार, कृपया मजाक करना बंद कीजिए। ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। नव्या अपनी सीमाओं को अच्छी तरह जानती है, मैं रूपहीन हूँ और मेरा स्वभाव भी बुरा है। कृपया मुझे चिढ़ाए मत। ऐसा कहते हुए नव्या थोड़ी बेचैनी से उठी, मेज़ के कोने को थाम लिया ताकि वह घूमकर बगल से निकल सकें और शौर्यवर्धन से थोड़ी दूरी बना सकें। नव्या, शौर्यवर्धन ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उनकी कलाई को पकड़ा और उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे नव्या मजबूती से उनकी आगोश में कैद हो गईं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस भारी भरकम और सम्मोहक आभा ने नव्या को पूरी तरह से उलझन में डाल दिया। उन्होंने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और शौर्यवर्धन की तरफ देखा। सचमुच उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। शौर्यवर्धन ने नीचे झुककर उनकी तरफ देखा और पूरी ईमानदारी से कहा, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों अजनबियों जैसा महसूस करें। मुझे वह एहसास बिल्कुल पसंद नहीं है। नव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उन्होंने सचमुच सही सुना था? वह पौराणिक असुर युद्ध देवता उनसे इतने प्यार और नरमी से बात कर रहा था। उन्हें अचानक ऐसा लगा मानो ये पूरी दुनिया किसी फैंटेसी में बदल गई हो। एक ही पल में उनके सारे विचार पूरी तरह से उलझ गए। नव्या की भावनाएं इस पल बेहद उलझन भरी थीं। क्या उसे इस बात पर विश्वास करना चाहिए, और आखिर वह किस आधार पर इस पर विश्वास करे? उसमें वाकई इस बात का आत्मविश्वास नहीं था और वह यह मानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि शौर्यवर्धन उसे पसंद करेंगे। वह पूरी तरह से अवाक रह गई और विरोध करना भूल गई। वह शौर्यवर्धन की बाहों में कैद थी और उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। शौर्यवर्धन ने अपना सिर झुकाया और उनकी नज़रें नव्या के होठों पर टिक गईं। उन्हें पिछली बार गलती से चखे गए उस कोमल एहसास की याद आ गई और वह खूबसूरत याद तुरंत जाग उठी। वह खुद को रोक नहीं पाए और आगे बढ़कर उसकी महक को अपने नाम कर लिया। नव्या स्तब्ध थीं और विरोध करना भूल गईं। उन्होंने फटी हुई आंखों से देखा कि शौर्यवर्धन का चेहरा उनके सामने अनंत रूप से बड़ा होता जा रहा है। अजीब बात यह थी कि वह उन्हें खुद से दूर धकेलना नहीं चाहती थीं। पिछली बार यह केवल एक अनचाहा स्पर्श था, लेकिन इस बार का अनुभव पूरी तरह से अलग था। ऐसा लग रहा था कि आंखों के सामने अनगिनत आतिशबाजी फूट पड़ी हो, रंग बिरंगी और बेहद खूबसूरत। नव्या चुंबन से चक्कर खा रही थी, उनकी सांसें तेजी से अनियमित हो रही थीं। शायद इसलिए क्योंकि शौर्यवर्धन बहुत अधिक भावुक थे, या शायद नव्या अनजाने में ही उससे प्रभावित हो गई थी। जो शुरुआत उनकी अपनी एक पल की इच्छा से हुई थी, वह अंततः दो लोगों के बीच एक खूबसूरत नृत्य में बदल गई। एक ऐसा चुंबन जो समय की सीमाओं से परे अनंत काल तक चला और चारों तरफ पूर्ण सन्नाटा छा गया। नव्या ने शौर्यवर्धन के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया, उनका चेहरा लाल हो गया था, वह उनके कंधे से टिकी हुई थीं और बिल्कुल भी ऊपर देखना नहीं चाहती थीं। ये कितनी शर्मनाक बात थी। महज एक चुंबन उनके पैरों की ताकत छीनने के लिए काफ़ी था, बस बहुत हुआ। अभी अभी कौन चिल्ला रहा था कि वह शौर्यवर्धन से सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है। और इस समय नव्या को सचमुच ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह खुद अपने ही गाल पर तमाचा मार रही हो। शौर्यवर्धन ने उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया। अपनी बाहों में ऐसी सुंदरी को पाकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उन्होंने पूरी दुनिया हासिल कर ली हो। उन्हें जो संतुष्टि महसूस हो रही थी वह वाकई शब्दों से परे थी। अपनी सांसों को सामान्य करने के बाद नव्या ने ऊपर देखकर शौर्यवर्धन से कहा, मैं वापस जा रही हूँ। शौर्यवर्धन ने कोमलता से कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, नव्या ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। उन्होंने अभी तक अपने विचारों को व्यवस्थित नहीं किया था और उन्हें कुछ समय की आवश्यकता थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शौर्यवर्धन उनके इस झिझकने वाले रवैये पर पूरी तरह लाचार महसूस कर रहे थे। शौर्यवर्धन ने अपना हाथ उठाया और नव्या के बालों को सहलाया।
उनके बाल बहुत कोमल थे और छूने में विशेष रूप से आरामदायक महसूस हो रहे थे। शौर्यवर्धन ने एक पल के लिए सोचा और नव्या से कहा, युवराज की बात की चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। वह इस शादी को बहुत पहले ही सुलझाना चाहते थे, लेकिन ये देखकर कि नव्या खुद ही इसके लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, उन्होंने इसमें दखल नहीं दिया था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नव्या ने शौर्यवर्धन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह मेरा अपना मामला है, मैं इसे खुद संभाल लूंगी, आपको इसमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शौर्यवर्धन और अधिक लाचार हो गए। नव्या उन्हें किसी भी चीज़ को संभालने नहीं दे रही थी, जिससे उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वह काफ़ी बेकार हैं। नव्या ने शौर्यवर्धन से कहा, मेरे पास एक तरीका है। मैं शादी नहीं करना चाहती और कोई भी मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। शौर्यवर्धन ने हल्की हंसी के साथ पूछा, और मेरा क्या? तुम्हारे क्या का क्या मतलब है? नव्या ने अपनी नज़रें फेर लीं। आपका क्या सोचना है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नव्या की आंखें झिलमिला उठीं और उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में सोचना होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अब मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं वापस जाऊंगी और इस बारे में थोड़ा और सोचूंगी। नव्या ने अपनी ताकत वापस पाई, शौर्यवर्धन को एक तरफ धकेला और ऐसे भागी मानो जान बचाकर भाग रही हों। वह एक ही बार में दरवाजे तक पहुंच गईं, उसे खोला और वहां से खिसक गईं। ये लड़की भी ना। शौर्यवर्धन ने नव्या को जाते हुए देखा, वह मन ही मन मुस्कुरा भी रहे थे और झुंझला भी रहे थे। उनके इस नखरे के आगे वह पूरी तरह लाचार थे। हालांकि यह एक अच्छी शुरुआत है, कम से कम नव्या अब उनके प्रति पहले जैसी जिद्दी या असहज नहीं है। ये सोचते हुए शौर्यवर्धन की आंखों में नरमी और अधिक गहरी हो गई। अब क्या किया जाए? वह इस छोटी सी लड़की को दिन प्रतिदिन और अधिक पसंद करते जा रहे थे। नव्या बहुत तेजी से बाहर निकल आई और शुयंग तथा अंशय को तो प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला था, और ललिता तो उनके साथ कदम मिलाने में लगभग असफल ही हो गई थी। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? शुयंग और अंशय पूरी तरह से चकरा चुके थे। जब वे दोनों दोबारा कमरे के अंदर गए और उन्होंने अपने मालिक के चेहरे पर छाई उस कोमल मुस्कान को देखा, तो वे पूरी तरह से अवाक रह गए। कमरे के भीतर अंशय ने झिझकते हुए थोड़ी सावधानी से पूछा, मालिक, आप नव्या जी के बारे में क्या सोचते हैं? वह और शुयंग अंधे नहीं थे, उन्होंने अभी अभी जो कुछ हुआ था उसे देख लिया था और उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि उनके मालिक और नव्या के बीच क्या चल रहा था। अंशय थोड़ा उदास महसूस कर रही थी, उसके मन में इसे लेकर एक बुरा एहसास हो रहा था। शौर्यवर्धन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उनकी आंखें तीखी हो गईं। उन्होंने अंशय पर एक कड़ी चेतावनी भरी नजर डाली और कहा, राजकुमारी केवल नव्या ही हो सकती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अंशय का चेहरा उतर गया और उसने बार बार उत्तर दिया, जी, अधीनस्थ अपनी गलती मानती है। अंशय के मन में आशंका बढ़ती जा रही थी। नव्या के प्रति शौर्यवर्धन का ये सुरक्षात्मक रवैया उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उसकी सबसे बड़ी आशंका सच साबित हो रही थी, नव्या भविष्य में अंतहीन मुसीबतें लेकर आएगी। सोचते सोचते अंशय को काफी निराशा हुई, लेकिन चूंकि शौर्यवर्धन अपना फैसला पहले ही ले चुके थे, इसलिए वह केवल उनके आदेशों का पालन कर सकती थी। जहां तक नव्या की बात है, उसे बस अपनी मालकिन के रूप में स्वीकार करना होगा। शुयंग ने अंशय की तरफ देखा और मन ही मन आह भरी। वह जानता था कि अंशय के मन में नव्या के प्रति पूर्वाग्रह है। मालिक, चूंकि नव्या जी हमारे युद्ध राजकुमार के महल की मालकिन है, तो इस महीने के अंत में युवराज के महल में होने वाली शादी से हमें कैसे निपटना चाहिए? शुयंग इस मुद्दे को लेकर काफी चिंतित था। शौर्यवर्धन की भौहें सिकुड़ गईं। वह इसमें दखल देना चाहते थे, लेकिन नव्या पहले ही कह चुकी थी कि वह इसे खुद संभाल लेंगी। ऐसे में वह इंतजार करना और देखना पसंद करेंगे। शौर्यवर्धन ने कहा, बस किसी को पूर्वी महल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहो। भले ही वह पहले खुद कदम न उठाएं, फिर भी उन्हें कुल मिलाकर स्थिति की जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो तो वह उतनी ही जल्दी प्रतिक्रिया दे सकें। नव्या के बारे में सोचते हुए शौर्यवर्धन की आंखें एक बार फिर नर्म हो गईं। उन्हें नहीं पता क्यों, लेकिन जब से नव्या उनके जीवन में आई थी, उन्हें अचानक ऐसा लगने लगा था कि हर चीज़ का कोई न कोई अर्थ बन गया है। वह नव्या को पसंद करते थे और उस समय के दौरान जब वे एक दूसरे से दूर रहे थे, उन्होंने अपने दिल की बात को अच्छी तरह समझ लिया था। वह सचमुच उन्हें पसंद करते थे और उन्हें खोने से डरते थे। शुयंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ओह हाँ, एक बात और। मैंने सुना है कि शाही उपपत्नी ने हाल ही में महल छोड़ दिया है और राजकुमारी यूनलन के साथ आड़ू फूल मठ में रह रही हैं। हालांकि यह अजीब है, क्योंकि शाही उपपत्नी ने इसके पहले कभी महल नहीं छोड़ा था। शौर्यवर्धन तुरंत समझ गए। ऐसा लगता है कि नव्या ने निश्चित रूप से शाही उपपत्नी का इलाज किया होगा, है ना? इसीलिए उन्होंने उससे कहा था कि वह शादी की व्यवस्था खुद संभाल लेंगी। शायद वही मुख्य मोड़ है।
शौर्यवर्धन ने आदेश दिया, किसी को गुप्त रूप से शाही उपपत्नी की सुरक्षा करने के लिए कहो और यह सुनिश्चित करो कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। शुयंग चौंक गया और उलझन भरे भाव से शौर्यवर्धन को देखने लगा। आखिर ऐसा क्यों? शौर्यवर्धन ने शुयंग की तरफ देखा, जो तुरंत कांप उठा और बार बार सिर हिलाते हुए बोला, जी आपका अधीनस्थ अभी यह काम करता है। चाहे उनके मालिक का मतलब कुछ भी हो, वह वैसा ही करेगा जैसा उसे कहा गया था। वह असमंजस में था, आखिर वह इतनी सारी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहा था। नव्या वापस याओ आंगन लौटी और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया, बाकी किसी भी चीज की परवाह किए बिना। ललिता दरवाजे पर पूरी तरह अवाक खड़ी थी, और वही हाल लतिका तथा कव्या का भी था जो याओ आंगन में ही थीं। कव्या ने उलझन में पूछा, कुमारी को क्या हुआ है? जब मैंने उन्हें अभिवादन किया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे नहीं पता, ललिता ने कंधे उचकाए, वह सचमुच नहीं जानती थी। वे तीनों अवाक होकर एक दूसरे को देखती रह गईं, तभी उन्होंने अंदर से नव्या की चीखने की आवाज़ सुनी। कुमारी! लतिका, ललिता और कव्या ने घबराकर दरवाजा खोला और पूरी तरह से हैरान रह गईं। उन्होंने देखा कि नव्या का चेहरा पीला पड़ा हुआ है और वह अंदर के कमरे से बाहर भाग रही हैं। लतिका ने तुरंत आगे बढ़कर नव्या को संभाला और बेचैनी से पूछा, कुमारी क्या हुआ? उन्हें देखकर नव्या ने राहत की सांस ली। कमरे के अंदर एक सांप है। भला यहाँ सांप कैसे आ सकता है? नव्या बेहद झुंझलाई हुई थी। वह हमेशा से सांपों से डरती आई हैं। भले ही वह जानती हैं कि वह हर तरह के जहर के प्रति प्रतिरक्षित हैं, फिर भी जब भी वह किसी सांप को देखती हैं तो अनजाने में ही उन्हें डर महसूस होने लगता है। वह बड़ी खुशी खुशी वापस लौटी थीं, लेकिन जब वह अपने कमरे में गईं तो उन्होंने वहां कई बड़े बड़े सांपों को देख लिया, जिसने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था। सांप! लतिका और अधिक उलझन में पड़ गई और जल्दी से अंदर के कमरे की तरफ चली गई। लतिका ने आगे बढ़कर मोतियों के पर्दे का एक कोना उठाया और तभी एक सांप का फन तेजी से बाहर की तरफ लपका। लतिका फुर्ती से बच निकली और अपनी कमर पर बंधी तलवार को झटके से बाहर निकाला और एक ही झटके में सांप का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सांप करीब करीब एक कटोरी की मोटाई का था, अत्यधिक विषैला और डरावना। लतिका, सावधान रहना, इन सांपों का खून जहरीला होता है, इसे अपने ऊपर मत पड़ने देना, नव्या ने चेतावनी देते हुए कहा। सांपों को देखकर वह अनजाने में ही ललिता के पीछे छिप गईं। चिंता मत कीजिए कुमारी। लतिका पूरी तरह सहज थीं। विषैले सांप से निपटने के बाद वह अंदर के कमरे में गईं और बाकी के सांपों को भी मार गिराया। कुछ ही पलों में कमरा शांत हो गया, लेकिन फर्श पर कई बड़े सांपों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे, जो देखने में बेहद डरावना दृश्य लग रहा था। कव्या ने फर्श पर पड़े सांपों के शवों की तरफ देखा, उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया और उसने नव्या से पूछा, अचानक से कमरे में इतने सारे सांप कहाँ से आ गए? इन सांपों को देखकर नव्या का पेट अजीब तरह से कुलबुलाने लगा। वह सांपों को नापसंद करती हैं और उनसे दूरी बनाकर रखती हैं, लेकिन उन्हें देखकर उनका शरीर कांप उठा। अगर वह तेजी से भागकर बाहर न आती तो शायद वे उन्हें ही अपना शिकार बना लेते। हाँ, ये कितना अजीब है। क्या इस मौसम में सांप अपनी हाइबरनेशन शीत निद्रा से बाहर आ गए हैं? ललिता भी उलझन में दिख रही थीं। नव्या ने कमरे के चारों तरफ एक नज़र डाली और बोली, नहीं, मुझे कमरा बदलना होगा। उद्धरण चिन्ह। इन सांपों को पालने में कम से कम 7 साल लगे होंगे, नव्या ने विश्लेषण करते हुए कहा। जाहिर है कि किसी ने इन्हें जानबूझकर अंदर छोड़ा है। नव्या झुंझला उठी थीं। चाहे यह इंसान कोई भी हो, यह एक अजीब संयोग था कि उसने सीधे उनकी कमजोरी पर ही निशाना साधा था। कव्या ने सावधानी से पूछा, क्या ये श्रीमती जी हो सकती हैं? सोचने के बाद एकमात्र ऐसी व्यक्ति जो उनकी इतनी बड़ी दुश्मन हो सकती है, वह शियांग परिवार और शियांगशी ही हैं। नव्या की आंखें गहरी हो गईं। अगर वाकई यह शियांगशी थीं, तो उनके बीच हिसाब किताब चुकाने का समय आ गया था। जब से उन्हें पता चला था कि वह शियांगशी की बेटी नहीं है, तब से नव्या को काफ़ी हल्का महसूस हुआ था, इसलिए अब वह ये नहीं सोचती थी कि शियांगशी उनकी जैविक माँ है और न ही वह इस बात को लेकर किसी दुविधा में रहती थीं। नव्या ने निर्देश देते हुए कहा, ललिता, जाओ और इस मामले की जांच करो। कव्या, मेरे लिए दूसरा कमरा तैयार करो। मुझे अब ये कमरा नहीं चाहिए। इन डरावने सांपों के यहाँ रेंगने के बाद किसी के भी लिए यहाँ रहना असंभव है, वह पहले से ही मानसिक आघात में हैं। ठीक है। ललिता और कव्या दोनों ने हामी भरी और अपने अपने काम में लग गईं। लतिका ने बेमन से पूछा, कुमारी, मेरा क्या? नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न तुम इस कमरे को साफ कर दो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ऐसा कहते हुए नव्या मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गईं और पूरा कमरा अकेले लतिका के जिम्मे छोड़ दिया। लतिका ने अपने होंठ फड़काए, समझ नहीं पा रही थी कि वह हंसे या रोएं। जैसे ही नव्या आंगन में पहुंचे, उन्होंने पहले हुई घटनाओं को आपस में जोड़ा और उनके बारे में गहराई से सोचा, जिससे अंततः उनके दिमाग में पूरी घटना का एक खाका तैयार हो गया। पूरा शियांग परिवार उनके लोगों से निपटने के लिए जहरीले सांपों का इस्तेमाल कर रहा है।
नौवीं बहन, तुम यहाँ हो। नव्या यही सब सोच ही रही थी कि तभी शियांग टिंगटिंग की आवाज़ सुनाई दी। शियांग टिंगटिंग थोड़ी जल्दबाजी में पहुंची। जब वह आंगन में पहुंची और नव्या को वहां सुरक्षित खड़ा देखा तो उन्होंने मानो आखिरकार राहत की सांस ली। नव्या ने थोड़ा आश्चर्य से कहा, चौथी बहन यहाँ हैं। और स्वाभाविक रूप से वह शियांग टिंगटिंग के चेहरे के उन सूक्ष्म भावों को भांप गईं। शियांग टिंगटिंग ने नव्या की तरफ देखकर एक बनावटी सी मुस्कान बिखेरी और बोली, मैं कई दिनों से तुमसे नहीं मिली थी, इसलिए तुमसे मिलने आ गई। नव्या ने सिर हिलाया, कुछ दिन हो गए जब हम आखिरी बार मिले थे। ये देखकर कि नव्या आंगन में अकेली खड़ी हैं और कव्या उनकी सेवा में मौजूद नहीं है, शियांग टिंगटिंग ने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? कव्या कहाँ है? नव्या ने शियांग टिंगटिंग को समझाया, वे लोग मेरा कमरा साफ कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अचानक से मेरे कमरे में कुछ सांप आ गए, इसलिए मैं अब वहाँ नहीं रह सकती। कव्या मेरे लिए एक नया कमरा तैयार कर रही है। सांप? शियांग टिंगटिंग डर के मारे पीली पड़ गईं। तो क्या तुम ठीक हो? वे सांप कहाँ हैं? नव्या ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उन सांपों का ठिकाना लगा दिया गया है। अच्छा है कि तुम ठीक हो। शियांग टिंगटिंग ने आखिरकार चैन की सांस ली। नव्या हल्की सी मुस्कुराई। वह जानती थी कि इन सब चीज़ों का शियांग टिंगटिंग से कोई लेना देना नहीं है। बात बस इतनी थी कि शियांग टिंगटिंग ने शायद कहीं से कुछ अफवाहें सुन ली थीं। शियांग टिंगटिंग ने नरमी से पूछा, नौवीं बहन, क्या तुम्हें अपने आंगन के लोगों को बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? मैं आज मुख्य आंगन में गई थी और फिर मैंने किसी को ये कहते हुए सुना कि वे तुम्हें डराने वाले हैं। जब मैं आज सुबह आई थी तब तुम यहाँ नहीं थीं। शुक्र है कि तुम ठीक हो। नव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चौथी बहन कितनी दयालु हैं। ये देखकर कि नव्या ने अभी भी इस बात को दिल पर नहीं लिया है, शियांग टिंगटिंग असहाय भाव से बोली, वैसे उस शादी को लेकर तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम सचमुच पूर्वी महल में ब्याह करने जा रही हो? वह बुढ़िया सचमुच बहुत दबंग है। इन पिछले कुछ दिनों में उसने हवेली के आसपास पूछताछ करके सारी जानकारी जुटा ली थी, लेकिन ये देखकर कि सब कुछ साफ साफ जानने के बावजूद नव्या ऐसा दिखा रही थी मानो उसे कुछ पता ही न हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। नव्या ने मुस्कुराते हुए शियांग टिंगटिंग को समझाया, धैर्य रखो, यह मामला सुलझ जाएगा। शियांग टिंगटिंग ने नरमी से सुझाव दिया, नौवीं बहन, तुम राजकुमार शौर्य से मदद क्यों नहीं मांगती? राजकुमार शौर्य तुम्हारे प्रति बहुत अच्छे रहे हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं जाती? वह निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शियांग टिंगटिंग के इस सुझाव को सुनकर नव्या को अजीब सी असहजता महसूस हुई, इसलिए उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, रहने दो, मैं राजकुमार शौर्य को अच्छी तरह नहीं जानती, भला मैं उनसे मदद क्यों मांगूंगी? क्या तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? शियांग टिंगटिंग को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। बेशक वह एक राजकुमार हैं और मेरी सगाई हो चुकी है, इसलिए स्वाभाविक है कि मैं उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती। नव्या ने शौर्यवर्धन के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट किया, ये संकेत देने के लिए नहीं कि शियांग टिंगटिंग अविश्वसनीय थी, बल्कि इसलिए कि यह मामला उनके और शौर्यवर्धन दोनों की प्रतिष्ठा से जुड़ा था, इसलिए वह लापरवाही से कुछ नहीं बोल सकती थी, भले ही उनके और शौर्यवर्धन के बीच कुछ अस्पष्ट संबंध रहे हों। ओह, मैं समझ गई। शियांग टिंगटिंग ने राहत की सांस ली और उन्हें कुछ हद तक सुकून महसूस हुआ। कव्या ने बाहर आकर नव्या से कहा, कुमारी, कमरा तैयार है, कृपया आराम कीजिए। साथ ही उसने शियांग टिंगटिंग को भी देखा और उनका अभिवादन किया, चौथी मालकिन भी यहीं हैं। शियांग टिंगटिंग ने सिर हिलाया और नव्या से बोली, अब जबकि कमरा तैयार है, नौवीं बहन, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। मैं किसी और दिन आकर तुमसे मिलूंगी। ठीक है, धन्यवाद चौथी बहन। नव्या हल्की सी मुस्कुराई और शियांग टिंगटिंग को जाते हुए देखती रहीं। शियांग टिंगटिंग के जाने के बाद नव्या ने खुद को संभाला। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि इस बार शियांग टिंगटिंग कुछ ज़्यादा ही व्यस्त या किसी चिंता में डूबी हुई लग रही थी। उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, अपना सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ लौटने के लिए मुड़ गईं। उन्हें आराम करने की सख्त ज़रूरत थी।